हुआ है, वहाँ से क्लास थी, तो पहला दिन था, मुझे आइडिया नहीं लगा कि सुबह के टाइम ट्रैफिक वगैरह भी होता है तो कितना टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए। कोई बात नहीं है, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं। स्क्रीन पर कमेंट आ चुका है, राहुल, धनंजय, अलका, रवि, बाकी लोग कहाँ हैं? कमेंट करो जल्दी से। हाँ जी, धनंजय, रवि, आकांक्षा, संदीप, नमस्कार भाई सभी लोगों को। आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए बोला था, एक बार बताओगे जरा? ऋतिक, संदीप, सचिंदर, फराज। आज हम लोग ओशियन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इस वाली यूनिट में बेसिकली ओशियन ही बचे हुए हैं। ओशियन को डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में, यानी विश्व के महासागर। महासागरों की अगर हम बात करेंगे तो महासागर जो होते हैं, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है हमें? एक तो हमें यही पढ़ना होता है कि जो महासागर हैं, उन महासागरों की अगर हम बात करेंगे तो उनसे संबंधित उनके रिलीफ के बारे में, यानी कि उनसे संबंधित उच्चावच के बारे में, है ना, कि कौन सा उच्चावच है, उच्चावच में क्या क्या पढ़ते हो आप, कि उस ओशियन में कौन कौन सी रिज है ना, कटक है, राइट। इसके साथ साथ उसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं, और आइलैंड्स जब आप इसमें डिस्कस करोगे, यानी द्वीप के बारे में जब आप पढ़ोगे, तो सबसे खास बात ये होती है इसमें कि भाई साहब द्वीप में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, तो आपका आंसर होगा सर द्वीप में भी पढ़ने पड़ेंगे आपको डिस्प्यूट, है ना। बहुत से ऐसे डिस्प्यूट हैं जो कि द्वीप को लेकर है, या फिर उस महासागर के अंदर जो भी सी आता है, या उस महासागर के अंदर जो भी बे आती है, यानी खाड़िया सागर जो आता है, खाड़िया सागर जो आता है उसके अंतर्गत, है ना, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। प्लस मतलब मेरा कहने का ये है कि एक महासागर जो है वो कहाँ स्थित है, इसके साथ साथ उसके अंतर्गत कौन कौन से सागर हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी खाड़ियां हैं, आइलैंड कौन कौन से हैं, कटक कौन कौन से हैं, उन कटक का निर्माण कैसे हुआ, और आज उन कटक की क्या स्थिति है। और जब आप कटक के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे पूरा ही एक्सप्लेन करना होता है कि वो जो कटक है वो किस वजह से बना है, प्लेट टेक्टोनिक इवेंट वहां पे कैसे हुआ, कब हुआ, और वहां किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इन सभी को मिलाकर के तब बनता है आपका एक पूरा का पूरा स्टडी ऑफ ओशियन। बात क्लियर? यहां तक मैं कुछ डेफिनेशन बोल रहा हूं, वो आपको लिखनी है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, लिखो जल्दी से। आपने बताया था कि मैपिंग होगा, मैपिंग की ही क्लास है, मैंने गलत नहीं बताया था। लिखो जल्दी से, लिखो, हेडिंग डालो ओशियन, लिखो ओशियन आर, ओशियन आर, हेडिंग डालो ओशियन और उसमें लिखना शुरू करो। ओशियन आर द, ओशियन आर द लार्ज वाटर बॉडी, ओशियन आर द लार्ज वाटर बॉडी। महासागर, महासागर एक बड़ा जलीय भाग होते हैं, महासागर एक बड़ा जलीय भाग होते हैं। आगे लिखो, इट सेपरेट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इट सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स, इट सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स। यह सही, यह महाद्वीपों को, यह महाद्वीपों को विभाजित करते हैं, यह महाद्वीपों को विभाजित करते हैं। अब आपको अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। देयर लिखो, फाइव ओशियंस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, फाइव ओशियंस आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। विश्व में कुल 5 महासागर हैं, विश्व में कुल, विश्व में कुल 5 महासागर हैं, विश्व में कुल 5 महासागर हैं, ठीक है। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। आगे लिखो इसी में एडवांटेज ऑफ ओशियन, एक हेडिंग डालो, फिर उसमें 2-3 पॉइंट करते हैं। अगर हम बात करेंगे ओशियन का एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज ऑफ ओशियन यानी महासागरों का लाभ। महासागरों के क्या क्या लाभ हैं? सबसे पहली बात, इनको माना जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये होते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कार्बन सिंक माना जाता है ना। ये क्या करते हैं? लार्जेस्ट कार्बन सिंक माने जाते हैं, यानी कि महासागर जो होते हैं ये होते हैं सर सबसे बड़े, ये सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं। क्या मतलब है? अपने आप में कार्बन को एब्जॉर्ब किए हुए हैं, ठीक है ना। अपने आप को ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये अपने आप को एब्जॉर्ब किए हुए हैं। एमॉक की अगर हम बात करेंगे हर्ष, तो वो आपका क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, यहाँ पे नहीं करेंगे उसको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो महासागरों का और क्या लाभ है, भाई आपको अच्छे से पता है कि हमारी पृथ्वी पर 71% क्या है, जलीय भाग है, 71% जल पाया जाता है, और वो जल जो है मुख्यतः कहां से आया हुआ है या कहां पर स्थित है, तो महासागरों में है। तो अब जब महासागरों का बाष्पीकरण होगा, तो महासागरों के जल का जब बाष्पीकरण होगा तो जलवाष्प बनेगा, और उसी जलवाष्प का जब कंडेंसेशन या संघनन होता है, तो उस जलवाष्प का संघनन होने पर क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। संघनन होने पर जब बादलों का निर्माण होगा तो बारिश भी होगी। तो एक यहां पे प्रक्रिया मैंने क्या बताई आपको, सबसे पहले बाष्पीकरण हो रहा है, बाष्पीकरण हुआ, बाष्पीकरण होने के बाद संघनन हुआ, संघनन होने के बाद बादल बना, बादल बनने के बाद वर्षा हुई और फिर से नया पानी आया। तो बात को बहुत ध्यान से समझना, बात को बहुत ध्यान से समझना। आप हर से इतने कमेंट मत कर भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। ये एक वाटर साइकिल सर्कुलेट होती है, एक जलीय चक्र जो होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, वो एक जलीय चक्र का संचालन होता है। तो जब जलीय चक्र का संचालन होता है तो ऐसी स्थिति में आप यूं कह सकते हो कि महासागर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और किस चीज में, तो आपका आंसर होगा रिले ऑफ वाटर साइकिल या मेंटेन वाटर साइकिल, यानी जल चक्र जो होता है उस जल चक्र का क्या करते हैं, ये पूरी तरह से संचालन करते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे रेगुलेट, रेगुलेट वाटर साइकिल, है ना, यानी कि जो जल चक्र होता है ये जल चक्र का संचालन करते हैं। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, और क्या फायदा है सर? क्या कोई भी महासागर किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु क्यों मानी जाती है? भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु मानने के पीछे सबसे बड़ा कारण ही है क्योंकि हिंद महासागर का पूरी तरह से इंफ्लुएंस रहता है हमारे भारत की जलवायु पर। तो जब हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है कौन? महासागर। तो ऐसे ही विभिन्न देशों की जलवायु को विभिन्न महासागर प्रभावित करते हैं, हाँ या ना? और कैसे महासागर प्रभावित करते हैं? तो आपने एक वर्ड सुना होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके बारे में, ओशियन करंट, याद आ रहा है कुछ? ओशियन करंट में हमने ये सीखा कि जहां पे ठंडी जलधारा होती है वहां पे मरुस्थल का निर्माण होता है, जहां गर्म जलधारा होती है वहां बारिश ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं ओशियन करंट जो है वो ओशियन का ही पार्ट है, और वो ओशियन करंट इफेक्ट कर रही है रेनफॉल को,
वो इफेक्ट कर रही है डेजर्ट को। अब जहां डेजर्ट है वहां की जलवायु एरिड क्लाइमेट हो जाएगी, मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी या ड्राई क्लाइमेट हो जाएगी। और जहां पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहां की जलवायु कैसी हो जाएगी? तो आपका आंसर होगा मॉइस्ट क्लाइमेट हो जाएगा। कैसा क्लाइमेट हो जाएगा? मॉइस्ट क्लाइमेट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम यहां थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं ये क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा ये इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ नियर प्लेस, यानी कि नजदीकी क्षेत्र की जलवायु को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये क्या करते हैं? नजदीकी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। राइट? महासागर जलीय करेंगे करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो ओशियन जो है वो सोर्स किस चीज का हो सकते हैं? अगला फायदा क्या है इसका? ये किस चीज का स्रोत हो सकते हैं सर? तो ध्यान से समझना। सर ये स्रोत होते हैं किस चीज का? आपका आंसर होगा सर ये स्रोत माने जाते हैं किस चीज का? तो ध्यान से समझना। पेट्रोलियम का होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, पेट्रोलियम का सोर्स माने जाते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ इनमें और क्या हो सकता है? तो एक तो पेट्रोलियम हो गया भाई साहब, पेट्रोलियम के साथ साथ इसी से मिलता है हमें सी फूड, है ना? इसी से मिलता है हमें समुद्री भोजन। राइट? और आपने एक वर्ड सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन। सी फूड लिख देते हैं और फिश भी लिख देते हैं, मछलियों का, है ना? आपने एक वर्ड सुना होगा फाइटोप्लैंक्टन, है ना? तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वो क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ पे जो समुद्री वनस्पतियां होती हैं यही मुख्य रूप से पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। ठीक है, चलो। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ध्यान से समझना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं ये क्या करते हैं? जो वेजिटेशन होते हैं प्रोड्यूस ऑक्सीजन, है ना? जो यहाँ पे वनस्पति होती है ये वनस्पति क्या करती है? वनस्पति ऑक्सीजन का उत्पादन करती है। ये एडवांटेज है किसका? ओशियन का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है सी वाला और ए वाला, है ना? ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी क्षेत्र की क्लाइमेट को। ओके, करो नोट जल्दी से। क्लास लगभग 10:05 या 10:10 के करीब स्टार्ट हुई है, नोट कर दो इसको जल्दी से। एक बार अपने नोट्स चेक करो, जब ओशियोनोग्राफी हम लोगों ने शुरू की थी शायद उस टाइम भी हमने कुछ ऐसा पढ़ाया था, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों में जो पानी है वो कहां से आया। चेक करो एक बार, ऐसा कुछ था? वेरी गुड। वो जो कराया था ना इसी में कंटिन्यू कर दो उसी को। एक सेकंड, एक कमेंट आया हुआ है एक स्टूडेंट का। गुरुजी मैं क्लास छोड़ रहा हूं, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है आपकी क्लास से, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कंटेंट ही नहीं है, इससे 10 गुना कंटेंट एनसीईआरटी में भरा पड़ा है। मोस्ट वेलकम है आपका एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आप जा सकते हो क्लास से। इससे अगर 10 गुना ज्यादा कंटेंट जिस एनसीईआरटी में मिल जाए ना, और अगर एक सच्चा इंसान हो और बात का पक्का हो, तो मेरा नंबर है उस पर फोटो भेज देना। ठीक है? अगर बात वाला इंसान हो और जिस बुक में मिल जाए ना उसकी फोटो भेज देना, मेरे पास नंबर है। ठीक है? अगर तुझे ये लग रहा है कि इससे 10 गुना ज्यादा एनसीईआरटी में भरा पड़ा है तो सेंड कर देना मेरे पास, अगर बात वाला हो तो, है ना? और घटियापंथी पे होता है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर में अधिक ताप क्यों पाया जाता है? प्रशांत महासागर की अपेक्षा अटलांटिक महासागर में अधिक तापमान इसलिए पाया जाता है ना? इसलिए पाया जाता है क्योंकि लैंडलॉक टाइप है। प्रशांत महासागर ब्रॉड है, चौड़ाई ज्यादा है उसकी, और वहीं अटलांटिक महासागर की अगर बात करेंगे तो ये कैसा है? थोड़ा सा उसकी अपेक्षा कम चौड़ा है, तो स्थलीय भाग का यहाँ पे पूरी तरह से क्या रहता है? पूरी तरह से प्रभाव रहता है। ओके, चलो एक एक करके अब हमें यहाँ से मैपिंग करनी है। और इस गधे को वाली बात आप समझ में आ रही है कि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कंटेंट है, ये वो जब लगभग 1.5 महीना बैच निकल गया, पता नहीं कहां से नमूने आ जाते हैं यार। हेडिंग डालो। अब ये मैपिंग की क्लास रहेंगी लगभग 7 से 8 क्लास आज से, और जो कुछ भी लिखवाया जाएगा पढ़ाया जाएगा वो सब मैपिंग में ही होगा। ठीक है? तो पहले एक बार हम ओशियन को देख लेते हैं कि कौन सा ओशियन कहां पर स्थित है। पहले इंडियन ओशियन की मैपिंग कर लेते हैं, है ना? आप हेडिंग डालो इंडियन ओशियन। सबसे पहले मैं इंडियन ओशियन की बात करता हूं। ठीक है? हिंद महासागर। हिंद महासागर की अगर हम बात करेंगे तो ये है भाई साहब थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, है ना? ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है, यानी कि ये है तीसरा बड़ा महासागर। ये कौन सा महासागर है? आपका आंसर होगा तीसरा बड़ा महासागर है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है इसकी शेप कैसी है, आकृति कैसी है इसकी, तो तब आपका आंसर होगा आकृति है इसकी एम शेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इंडियन ओशियन की, तो इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों पड़ा? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अपना बॉर्डर शेयर करता है एक कंट्री के साथ, जिस कंट्री का नाम है इंडिया या हिंदुस्तान। तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया हिंद महासागर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम। यहां मैं लिख सकता हूं इट्स योर लॉन्गेस्ट बॉर्डर, है ना? इट्स योर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया, सो कॉल्ड इंडियन ओशियन। यानी सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा होती है? सबसे अधिक सीमा भारत के साथ लगती है, भारत के साथ लगती है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? इसीलिए हिंद महासागर कहा जाता है। बराबर है? अब बात आ जाती है कि जो इंडियन ओशियन है इसकी क्या कंडीशन है?
या कहां पर लोकेटेड है ये, है ना? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड इन साउथ ऑफ एशिया। कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा सर ये एशिया के दक्षिण में है। कहां पर है ये? एशिया के दक्षिण में है। या इस बात को आप यूं भी कह सकते हो, अगर हम यूं डायरेक्शन निकालते हैं इसका, तो देखो ध्यान से, इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इधर क्या है? अफ्रीका। नीचे की तरफ क्या है? अंटार्कटिक ओशियन। ऊपर की तरफ क्या है? एशिया। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई। तो अब आप इसमें एक चीज चेक करो, है ना? आप इसमें एक चीज चेक करो कि पहले हमने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। पहले हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये क्या करता है सर? सेपरेट करता है किसको? कॉन्टिनेंट्स को। तो देखो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई 3 कॉन्टिनेंट को तो सेपरेट कर ही दिया कम से कम। नोट करो इसको। नोट हुआ? चलो रफ कर दो इसको। देखो हाँ जी, अब ध्यान से समझना इसी में। ये वाला जो क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाता है इंडियन ओशियन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना समझना इसी में कौन कौन से पॉइंट हैं। भाई अगर मैं बात करूंगा इस वाले एरिया की, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है अरेबियन सी। और यहां की अगर मैं बात करूंगा तो यहां सबको पता है कि यहां पर ये हमारे इंडिया का क्या है? एक आर्किपेलागो है, जिसे क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और इसी अंडमान निकोबार के इधर क्या है? तो लिख दूं यहां पे, यहां पड़ता है अंडमान सागर। यहां पर क्या है? अंडमान सागर है ना? यहां पर क्या है? अंडमान सागर है। राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे क्या पड़ती है इस वाले रीजन में? तो यहां पर है सर खंबात की खाड़ी। आप अपना एटलस निकालो और उसमें सर्च करो इसको। यहां पे क्या है? खंबात खाड़ी। राइट। और ये वाली कौन सी खाड़ी है यहां पे? इसको कहा जाता है कच्छ खाड़ी। खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, बराबर है यहां पे। यहां अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे इसको क्या कहा जाता है? पर्सियन गल्फ। इसको कहा जाता है फारस की खाड़ी या फारस खाड़ी। ठीक है ना? और इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो और क्या होगा इसी में? यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? तो यहां पे होगा ओमान गल्फ। यहां होगी ओमान खाड़ी। यहां पे क्या होगी? ओमान की खाड़ी। यहां आ जाओ, अब यहां क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर यहां पे होगा रेड सी। रेड सी या लाल सागर। यहां पे रेड सी या लाल सागर होगा। वहीं अगर मैं बात करूंगा तो यहां क्या होगा? यहां होगी गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन हिंदी में इसी को कहा जाएगा। यहां होगी अदन की खाड़ी। ये कुछ लोकेशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। राइट। अब यहीं अगर मैं बात करूंगा तो भाई हमने तो एक बात पढ़ी थी कि दो जलीय भागों को कौन जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा हमेशा दो जलीय भागों को जोड़ने का काम जल संधि करती है। या आप इस बात को यूं कह सकते हो कि कोई भी जल संधि जो होती है दो जलीय भागों को जोड़ती है और दो स्थलीय भागों को क्या करती है? अलग करती है। राइट। दो स्थलीय भागों को अलग करेगी और दो जलीय भागों को जोड़ेगी। बात समझ रहे हो? वेरी गुड।
तो यहां पे कुछ जल संधियां होगी या नहीं होगी, कमेंट करो जल्दी से भाई। अगर मैंने लिखा हुआ है अदन की खाड़ी और लाल सागर है, तो इनको कोई जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, यहां जल संधि होगी या नहीं होगी। यहां लिखा हुआ है मैंने फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, इनको कोई कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो यहां कनेक्टिविटी का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका आंसर होगा स्ट्रेट, जल संधि करती है। इन जल संधियों के नाम क्या क्या है ना। यहां पे एक जल संधि होगी, हाँ या ना, बिल्कुल होगी सर। इस जल संधि को क्या कहा जाएगा, इस जल संधि को नाम दिया जाता है स्ट्रेट ऑफ इसको नाम दिया जाता है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडे। इसको बोला जाता है बाब अल मंडे की जल संधि। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे भी एक जल संधि होगी, इसको कहा जाता है होर्मुज, इसको कहा जाता है होर्मुज जल संधि। नोट कर दो इसको, पूरा बना दो जल्दी से। ओशियन डिपॉजिट का टॉपिक भी करा दो, ठीक है। ठीक है, मैपिंग एंड नोट्स एक ही कॉपी पर बनाएं, प्लीज बताएं। एक ही पे बना लो, दो पे बना के क्या करोगे। लास्ट में फिर यही होता है, पता चला एक तो नोट्स की कॉपी जो है वो मिल गई है और दूसरी नोट्स की कॉपी मिल नहीं रही है। हुआ नोट। इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, पहले मेरे दिमाग में नहीं आया था। चलो एक मॉडल क्वेश्चन लिखो इसी में, लिखो डिफाइन द ओशियन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन। एक क्वेश्चन लिखो, डिफाइन, लिखो डिफाइन द ओशियन बॉटम रिलीफ, डिफाइन द ओशियन बॉटम रिलीफ ऑफ, डिफाइन ओशियन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, ओशियन बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इंडियन ओशियन, explain how Indian Ocean affect the climate of India, Indian Ocean, Indian Ocean affect the climate of India। हिंदी में लिखो, हिंद महासागर के नितल उच्चावच का, हिंद महासागर के नितल उच्चावच का वर्णन करो, हिंद महासागर के नितल उच्चावच का, हिंद महासागर के नितल उच्चावच का वर्णन करो, तथा यह भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है, भारत की जलवायु को, तथा यह भारत की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिखो, दो लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो पहले इसका, फिर आगे बात करते हैं। लिखो आंसर, लिखो इसी का। इंडियन ओशियन इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन, इंडियन ओशियन इज थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। हिंद महासागर, हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, हिंद महासागर विश्व का, हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है, हिंद महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। अगली क्वेश्चन में, इट वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज फॉर्म्ड, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ यूरेशियन प्लेट नॉर्थवर्ड, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ यूरेशियन प्लेट नॉर्थवर्ड। यूरेशियाई प्लेट के, यूरेशियाई प्लेट के उत्तर की ओर गति करने के कारण, या उत्तर की ओर गति करने पर, यूरेशिया प्लेट के, यूरेशिया प्लेट के उत्तर की ओर गति करने पर, यूरेशिया प्लेट के उत्तर की ओर गति करने पर इस महासागर का निर्माण हुआ, इस महासागर का निर्माण हुआ, इस महासागर का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी जो ये यूरेशियन वाला जो ये सेक्शन है, जब ये ऊपर की तरफ मूव कर गया तो यहाँ खाली जगह हुई, तो इसी की वजह से, इसके ऊपर की वजह मूव करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे निर्माण हुआ है किसका, इंडियन ओशियन का। आगे लिखो, आगे लिखो, एट प्रेजेंट टाइम या एट प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग,
At present, global warming. At present, global warming. At present, global warming affect this ocean highly. Affect this ocean highly. वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इस महासागर को अत्यधिक प्रभावित कर रही है. वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग इस महासागर को अत्यधिक प्रभावित कर रही है. इस लाइन का मतलब यह है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा टेंपरेचर किस ओशियन का बढ़ रहा है, तो तब आपका आंसर होगा हिंद महासागर का तापमान वर्तमान में सबसे अधिक बढ़ रहा है ना, सबसे अधिक बढ़ रहा है. लिख दिया यहां तक. चलो आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, पैराग्राफ चेंज करके. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स या ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिज्म, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, कुछ भी लिख दो चलेगा. ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक इवेंट, ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक इवेंट different relief are formed in this ocean. Different relief are formed in this ocean. प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण या प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण, प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण, देवेंद्र सही लिखा है तुमने टेक्टोनिक. प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के कारण क्या हुआ है, इस महासागर में अनेक उच्चावच का निर्माण हुआ है. इस महासागर में अनेक उच्चावच का निर्माण हुआ है. अनेक उच्चावच का निर्माण हुआ है. जिस पेज पे लिख रहे हो ना, उसके बराबर वाले पेज पे इस वाले मैप को बना लेना. और आगे से ध्यान रखना, आगे जो भी आप ओशियन की मैपिंग करोगे, एक पेज पे उसका मैप बना लेना और दूसरे पेज पे उसके बारे में लिख देना, जैसे साइंस में करते थे ना, सेम वैसे तैयार करना. राजेश का कमेंट आ रहा है, सर ओशियोनोग्राफी के बाद कॉस्मोलॉजी स्टार्ट करिएगा. बिल्कुल कॉस्मोलॉजी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं. ओके हाँ जी. मैं देखता हूँ अगर इसका एक डिजिटल पानी दे दे. अब देखो ध्यान से इस मैप को, इसी मैप से इसकी रिलीफ आपके समझ में आ जाएंगे. सर जियोमॉर्फोलॉजी कब कराएंगे? एक सेकंड, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है. सुदीप का डाउट आ रहा है, 4 मंथ हो गए आपने सिर्फ 2 टॉपिक कंप्लीट कराए हैं. मैं 3 दिन से पूछ रहा हूं डाउट की इंडियन ज्योग्राफी वीडियो से करें या लाइव शुरू होगा, लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया. बोल दीजिए तो नहीं डाउट आस्क करूंगा. आगे लिख रहा है, नो डाउट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन सिलेबस भी तो इंपॉर्टेंट है. मेरा एग्जाम है, मैं ज्योग्राफी के लिए आपके ऊपर डिपेंड हूं. मत पूछ डाउट. मैंने कब का डाउट पूछ, मत पूछ. ये जो आपके सामने एक इमेज है, इसको ध्यान से देखो और इसी इमेज से क्लियर होगा कि यहाँ पे कौन सी उच्चावच का निर्माण क्यों हुआ है. इस मैप में देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडिया के रिलीफ की बात करते हैं, सॉरी इंडियन ओशियन के रिलीफ की बात करते हैं, तो ये वाली तो प्लेट है इंडियन प्लेट, है ना. ये पूरी की पूरी इंडियन प्लेट हो गई और इसी प्लेट को नाम दिया जाता है क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोल दिया जाता है ना, क्योंकि इंडिया के इस पे इसका ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है. एक सेकंड अलग होगा, सॉरी एक नहीं होगा, यहाँ पे इस वाले डायग्राम में अलग माना हुआ है, वैसे एक्चुअल में इस प्लेट को यहाँ तक माना जाता है. तो ये तो इंडियन प्लेट ऊपर वाली और नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. यहाँ पर ये है अरब सागर वाली प्लेट. अब आपको बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पे ये अफ्रीकन प्लेट हो गई. अब सर बात ये है कि जब इन प्लेटों में मूवमेंट होगा, आपको अच्छे से पता है यहाँ पे कि जो अफ्रीकन प्लेट है वो ऐसे इधर मूव कर रही है और साउथ अमेरिकन प्लेट यूं जा रही है, तो अटलांटिक महासागर तो नो डाउट बढ़ ही रहा है, ये वाली बात आपको अच्छे से पता है. लेकिन अगर अफ्रीकन प्लेट इधर जाएगी, बात को ध्यान से सुनना समझना, अफ्रीकन प्लेट इधर की तरफ जाएगी, तो जब ये इधर की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे कौन सी प्लेट आ गई है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि ये प्लेट तो यहीं पर है, जबकि ये प्लेट कन्वर्जेंट की कंडीशन बन रही है नहीं. तो जब यहाँ कन्वर्जेंट की कंडीशन बनेगी तो ऐसी सिचुएशन में एक माउंटेन बनेगा. भाई हमने तो यही पढ़ा है कि जब प्लेट आपस में टकराती है तो प्लेटों के आपस के टकराने की स्थिति में किसी न किसी पर्वत का निर्माण होगा. तो यहाँ जो पर्वत होगा उस पर्वत का नाम क्या होगा, यहाँ पे चागोस लक्कडीव रिज का निर्माण होता है और इसी चागोस लक्कडीव रिज पर लक्षद्वीप स्थित है. और यही कारण है कि लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है वो लक्कड़ीवा था. मैंने क्या कहा आपने सुना, मैं रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को. ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, लक्कडीव रिज was formed in Indian Ocean, right? And लक्षद्वीप इज पार्ट ऑफ दिस रिज. लक्षद्वीप जो है वो इसी रिज का पार्ट है. बात बराबर है. अब लक्षद्वीप जो है वो इस रिज का पार्ट कैसे हो गया, आपने तो ये सुना होगा ना कि भाई जो कोरल, लक्षद्वीप जो है वो कोरल का बना हुआ है और कोरल हमेशा सेलो वाटर में होते हैं, इतना तो पता होगा. तो लक्षद्वीप इसका पार्ट कैसे हो गया, इस बात को समझो. मैंने कहा ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, राइट. बहुत ध्यान से सुनना समझना. ये सर यहाँ पानी भरा हुआ है. अब जब यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो इधर साइड से 2 प्लेटें हैं मानकर चलो, ये भी एक प्लेट है. ये क्या जाता है भाई, और इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहां से ये भी एक प्लेट है, ये 2 प्लेट है. इन दोनों प्लेट के मूवमेंट से क्या होगा, इन दोनों प्लेट के मूवमेंट से एक माउंटेन बनकर तैयार हो गया. और जो ये माउंटेन बना है ना, ये वाला जो माउंटेन बना, इसी माउंटेन को क्या नाम दिया गया है, इसी माउंटेन को कहा गया है लक्कडीव. इसी को कहा गया लक्कडीव कटक. बात बराबर यहां तक. अब जो ये लक्कडीव कटक है, इसी कटक के यहां ऊपर की साइड क्या होगा, यहां पर बहुत सारे यूं कोरल इकट्ठे होना शुरू कर देंगे.
क्योंकि सेलो वाटर हो गया, उथला जल है, और यहाँ पे कोरल इकट्ठा होना शुरू कर दिया कोरल ने, और इकट्ठे होते गए और आइलैंड का रूप ले लिया। तो इसी से बन गया यहाँ पे क्या, कोरल आइलैंड। क्या बना इसी से, यहाँ पे बन गया सर कोरल आइलैंड या कोरल द्वीप, बराबर है, कोरल आइलैंड या कोरल द्वीप बना। अब जो ये कोरल आइलैंड या कोरल द्वीप बना है, इसी कोरल आइलैंड का इसी पर क्या स्थित है, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। इसी पर क्या स्थित है, लक्षद्वीप है। और इसी कोरल आइलैंड पर क्या स्थित है, तो आपका आंसर होगा मालदीव। लक्षद्वीप और मालदीव स्थित है। कमेंट करो, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं है, जल्दी से कमेंट करो, बताओ जल्दी से, समझ आया नहीं है, कमेंट फास्ट, जल्दी कमेंट करो। आप कहोगे जी कोरल यहाँ पे भी मिल सकता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कोरल रीफ के बारे में। कोरल की कंडीशन क्या होती है, कोरल ऑलवेज डेवलप्ड और ग्रो इन सैलो वाटर। तो सैलो वाटर होने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि लक्षद्वीप जो है वो लक्षद्वीप कटक पर स्थित है, बिल्कुल कहा जा सकता है। लक्षद्वीप जो है वो किस पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप के बारे में हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप जो है वो लक्षद्वीप कटक पर स्थित है। ठीक है, ये किस पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा ये स्थित है कहां पे, लक्षद्वीप कटक पर स्थित है। ओके, चलो कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि भाई जिनको ये लग रहा है कि इतना टाइम हो गया उतना टाइम हो गया है ना, कि 2 ही टॉपिक पूरे हुए, 3 ही टॉपिक पूरे हुए, आप एक बार अपनी कॉपी खोलकर देखो, अगर उसमें आपको पेज कम लग रहे हैं उसके बाद करना। कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका यूपीएससी जैसी तैयारी हो जाए और टाइम लगे केवल 2 महीने का। अगर ऐसा होता ना तो कोई भी इंसान क्यों 3-3 4-4 5-5 साल तैयारी करता। तो आपको पेशेंस रखना होगा अगर वो कंटेंट चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वाले जो बैच होते हैं ना वो 1 साल की कम से कम उनकी ड्यूरेशन रहती है कि भाई लगभग 6 से 7 महीने में कोर्स जाके पूरा हो रहा है, फिर रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, आप ये एहसान मत ठोका करो मेरे ऊपर कि भाई हम 3 महीने से आपने 2 टॉपिक कराएंगे, 4 महीने से इतने टॉपिक कराएंगे। इतना दिमाग लगाओ बस कि जो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं क्या वो इंपॉर्टेंट है या कैसे पढ़ाए हैं, और उन टॉपिक को रिवाइज करने पे दिमाग लगा दो। आगे बात समझ में, टॉपिक को रिवाइज करते चलो। और मैं फिर बता दूं, जितने नए स्टूडेंट आए हैं ज्योग्राफी 18 बैच में, कोर्स लंबा जाएगा, चाहे आप एक बार में सुन लो, 2 बार में सुन लो, 3 बार में सुन लो। ये सारे टॉपिक जब आप आराम से इत्मीनान से जब आप पढ़ोगे तो कैसे पॉसिबल है कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। आगे बात समझ में, मतलब बात वो होगी ना कि आपको गोवा जाना है और गोवा जाने के लिए आप फ्लाइट का यूज नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो जी हम तो कार से जाएंगे। भाई साहब कार से जाओगे तो कैसे पॉसिबल है कि टाइम भी कम लगेगा, गोवा भी पहुंच जाओ। एक चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है। और जिन लोगों को अगर ये लग रहा है ना कि भाई कोर्स बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, तो कोर्स बहुत जल्दी करा दूंगा, सोच समझ के बता देना, है ना। फिर मैं क्यों मॉडल क्वेश्चन पे जाऊँ या मैपिंग पे जाऊँ, मैं क्यों भागूंगा इतना। रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूंगा आधे से ज्यादा, क्या नाम है इसकी, मैपिंग की। मॉडल क्वेश्चन भी कराऊंगा नहीं, सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगर एग्री हो जल्दी सिलेबस खत्म कराना है तो वो बता दो। और रही बात मंडे को जैसे क्लास ऑफ हो गई थी, मैंने बोला था कि संडे में क्लास लेकर उसको बैलेंस कर लेंगे, क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। अगर ऐसा हो जाए कि मैं छुट्टियां मार दी मैंने 5 दिन की, 10 दिन की, तो फिर आपका गुस्सा होना जायज है, वो कहीं ना कहीं मैं भी गलत कर रहा हूँ कि भाई कोर्स कंप्लीट नहीं और मैं छुट्टियां मार रहा हूँ, है ना। तो पेशेंस रखो, और यार आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी कम फीस में आपको इतनी सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। आपकी जगह होता ना तो मैं बोलता भाई रिलैक्स हूं मैं, तो सर जी आप जो पढ़ाना पढ़ा दो, बस हाँ ऐसा पढ़ाना जो पेपर में आ जाए। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन यूट्रिफिकेशन यही पढ़ाएंगे या ईवीएस में है, इसी में पढ़ा देंगे। ओशियन एसिडिफिकेशन जो है एक गंभीर समस्या है फिलहाल में, महासागरों की अम्लीयता बढ़ रही है, यही करा दिया जाएगा उसे। ओके चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज जरूर करो चीजों को, जो भी डाउट है कल की क्लास में पूछना, ठीक है। कल टाइम से शुरू हो जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बीएचयू के एंट्रेंस के लिए एनफ है इसका, तो बीएचयू का एंट्रेंस देने वाले बहुत बच्चे हैं, लास्ट बैच में रहे हैं, आपके बैच में कितने नहीं पता मुझे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, सारी चीजें करा देंगे।